आपको याद होगा साल 2020 में और 2019 में सरकार कुछ लेबर कोड लेकर के आई थी, कुछ लेबर संहिताएं लेकर के आई थी, जिनको उस समय इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका था क्योंकि बहुत सारे जो आपके कर्मचारी संगठन थे वो इस पूरे लेबर कोड का विरोध कर रहे थे। और अब अंततः 4 से 5 साल बाद भारत सरकार की तरफ से इन लेबर संहिताओं को, ये जो आपके कर्मचारी संहिता है, इनको अंततः इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसको लेकर के सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो की शुरुआत। और सबसे पहले यहां पर आपके लिए एक सवाल मौजूद है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रम संहिता यानी कि लेबर कोड का हिस्सा नहीं है। ये आपको याद रखना है। हमारे ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है वेतन संहिता 2019, ऑप्शन बी है औद्योगिक संबंध संहिता 2020, ऑप्शन सी है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और ऑप्शन डी है पर्यावरण संरक्षण संहिता 2020। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत आसान सा सही जवाब है, वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने खबर क्या निकल करके आई है। तो खबर बहुत सिंपल सी है, बहुत साधारण सी है कि भारत सरकार की तरफ से जो 4 श्रम संहिताएं हैं, 4 लेबर कोड जो हैं, उनको अंततः इंप्लीमेंट करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इससे पहले भारत में 29 पुराने कानून हुआ करते थे जो कि भारत में आपका लेबर फ्रेमवर्क को गवर्न करते थे, लेकिन सरकार की तरफ से एक बहुत बेहतर प्रयास किया गया, जिस प्रयास का ये परिणाम रहा कि इन 29 कानूनों को भारत में 4 श्रम संहिताओं में इंटीग्रेट कर दिया गया, एकीकृत कर दिया गया। तो कौन कौन सी 4 श्रम संहिताएं हैं, उनके नाम एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपका वेतन संहिता 2019, फिर औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यस्थिति संहिता 2020। तो ये 4 संहिताएं हैं जिन 4 संहिताओं को सरकार की तरफ से लागू कर दिया गया है। इनमें प्रमुख सुधार कौन कौन से हैं उनकी एक बार बात करें, अगर आप इन चारों में डिटेल्स क्या हैं उन पर हम एक बार अभी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर प्रमुख सुधारों की बात करें, आपके क्या बड़े बड़े चेंजेस सरकार लेकर के आ रही है, उनको अगर आप देखें तो सबसे पहले गिग वर्कर्स के लिए सार्वभौमिक सुरक्षा कवरेज जो है वो यहां पर दिया जाएगा। जेंडर पे पैरिटी को कम करने की बात यहां पर सरकार कर रही है। महिला श्रमिकों के लिए खासतौर पर आपका जो विस्तारित अधिकार है, उनको वो ज्यादा समय तक काम कर सकती हैं, इसको लेकर के सरकार प्रोविजन लेकर के आई है। न्यूनतम वेतन के लिए संविधान जो आपका वैधानिक अधिकार है वो सरकार फिक्स कर रही है। फिर ग्रेच्युटी को लेकर के बहुत बड़ा बदलाव जो है वो सरकार की तरफ से किया गया है। ये तमाम बड़े चेंजेस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे जिन पर हम बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं और जो हमारी पहली संहिता है, जिसको आप सबसे पुरानी संहिता भी कह सकते हैं, वो है आपका वेतन संहिता 2019 यानी कि वेजेस कोड 2019। वेजेस कोड 2019 की अगर आप बात करें कि इसमें क्या क्या बड़े प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे, इसमें जो सबसे पहला प्रावधान है वो बेसिकली आपका न्यूनतम मजदूरी को लेकर के है। अभी तक क्या होता था कि भारत में, ऐसा नहीं कि भारत में न्यूनतम मजदूरी प्रावधान नहीं था, भारत में पहले से एक मिनिमम वेजेस एक्ट मौजूद था, लेकिन वो मिनिमम वेजेस एक्ट भारत की समग्र जनता को कवर नहीं करता था। उसमें केवल आपका जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी थे मुख्यतः उनको ही कवर किया जाता था। लेकिन अब सरकार की तरफ से ये जो नई श्रम संहिता पेश की गई है, जो आपका वेतन संहिता 2019 पेश की गई है, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि भारत में जो आपका न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान है वो संगठित क्षेत्र पर भी लागू होगा और असंगठित क्षेत्र पर भी उसी तरीके से लागू किया जाएगा। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर सरकार ने तय किया है कि सरकार जो है एक फ्लोर वेज तय करेगी। फ्लोर वेज का मतलब ये है कि एक न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी। न्यूनतम मजदूरी मतलब ये बेसिकली आपका कोई भी जो एम्प्लॉयर है वो इस लेवल से कम सैलरी किसी को नहीं दे सकता है। जो भी सैलरी होगी वो इस लेवल से ज्यादा सैलरी यहां पर दी जाएगी। ये जो फ्लोर वेज तय करने का काम है ये कौन करेगा? ये यूनियन गवर्नमेंट करेगी। और यूनियन गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने रूल्स यहां पर डिसाइड कर सकती हैं। वो चाहे तो आपका यहां पर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है, यहां पर डिसाइड कर देती है, इससे नीचे कोई नहीं जा सकता है। यानी कि जो फ्लोर वेज यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उससे नीचे कोई नहीं जाएगा, उसके ऊपर ही आप जो है अपने वेज को बढ़ा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा केंद्र सरकार जो फ्लोर वेज तय करेगी उसके लिए बहुत सारे आधार इस्तेमाल किए जाएंगे। उसके लिए आपका कर्मचारी का जो कौशल है वो
इस्तेमाल किया जाएगा, उसके लिए आपका जियोग्राफिकल एरिया कौन सा है, क्योंकि कहीं पर आपको जो है लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा देखने को मिलता है, कहीं पर लिविंग स्टैंडर्ड की जो प्राइस है वो कंपेरेटिवली कम होता है, तो ज्योग्राफी को यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा, लोकेशन को ध्यान में रखा जाएगा। रोजगार की स्थिति क्या है, यानी कि किस कंडीशन में कोई कर्मचारी काम करता है। मान लीजिए कि कोई रोजगार की कंडीशन जो है, जो काम है वो बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम है, वहां पर आपको बहुत ज्यादा फिजिकल मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके लिए सरकार कोशिश करेगी कि वहां पर वेतन जो है उसको कंपेरेटिवली ज्यादा रखा जाए। कहीं पर काम करने में टेम्परेचर की प्रॉब्लम आती है, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो वहां पर उसको कॉम्पनसेट किया जाए। ये तमाम चीजें जो है सरकार मजदूरी निर्धारित करते समय कंसिडर करेगी। फिर सरकार लैंगिक समानता की बात कर रही है इस पूरे कानून में, जहां पर वेतन की जो समानता है, जो इक्वल पे की बात की जाती है, वो सरकार इंप्लीमेंट करेगी। नियुक्ति के मामले में सरकार जो है वो आपका इक्वालिटी लाने की बात करेगी कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जेंडर के आधार पर नियुक्ति के मामले में, अपॉइंटमेंट के मामले में कोई भी भेदभाव ना किया जाए। इसके अलावा यहाँ पर ओवर टाइम को लेकर के एक बहुत अच्छा प्रोविजन आपको देखने को मिला है, जहां पर सरकार ने यह कहा है कि ओवर टाइम अगर कोई कर्मचारी करता है तो उसको उसकी जो सैलरी मिलती है उसकी सैलरी से 2 गुना भुगतान उसको किया जाना चाहिए। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा। फिर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की व्यवस्था यहां पर आपको देखने को मिली है। पहले भारत में आपको लेबर इंस्पेक्टर देखने को मिलते थे या श्रम इंस्पेक्टर जो आपके इंस्पेक्टर थे वो देखने को मिलते थे, लेकिन अब यहां पर इसको चेंज करके इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जो आपके इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का जो काम है वो एक तो लॉ इन्फोर्स करना है, ये देखना है कि लॉ का सही ढंग से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ उनका काम यह भी है कि जो कर्मचारी हैं उनका मार्गदर्शन किया जाए, उनके बीच में जागरूकता फैलाई जाए और उनको सलाह दी जाए, उनको एडवाइस दी जाए कि वो किस तरीके से अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अपराधों का गैर अपराधीकरण किया गया है, डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया है छोटे छोटे अपराधों का। यह भी कहा गया है कि अगर कोई पहली बार अपराध करता है और गैर गंभीर अपराध है तो उस अपराध का निपटान केवल जुर्माने के माध्यम से किया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपको मिलेंगे वेतन संहिता 2019 में। अब हम बढ़ते हैं आगे, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 की बात करते हैं। औद्योगिक संबंध संहिता यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहले आपका फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट जो है स्थायी कर्मचारियों जैसे लाभ जो है वो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के तहत आपको मिलेंगे। रीस्किलिंग फंड की बात की गई है, कौन से एम्प्लॉयज के लिए, रीट्रेंच्ड एम्प्लॉयज के लिए। रीट्रेंच्ड एम्प्लॉयज यानी कि जिनका ले ऑफ किया जा रहा है, जिनको कंपनी से निकाला जा रहा है, उनको स्किल दी जाएगी, उनके लिए स्किल की व्यवस्था की जाएगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। इसके अलावा जिस भी संगठन के पास 51% से ज्यादा जो है सदस्यता मौजूद होगी उसको नेगोशिएटर संगठन के तौर पर मान्यता प्राप्त होगी। वर्कर्स की डेफिनेशन जो है उसको विस्तारित किया गया है, जिसमें आपके सेल्स एम्प्लॉयज जो हैं, पत्रकार जो हैं, पर्यवेक्षी कर्मचारी जो हैं जिनकी सैलरी 18,000 रुपए से के आसपास होती है, उनको यहां पर आपका वर्कर की डेफिनेशन में शामिल किया गया है। इसके साथ साथ आपका ले ऑफ और क्लोजर के लिए जो अनुमानित सीमा है वो 100 से बढ़ा करके 300 कर दी गई है। अब इसका मतलब क्या है और इसके आधार पर जो आपका कोड है उसकी काफी ज्यादा आलोचना भी हो रही है, उसको अभी हम समझेंगे। फिर इसके अलावा शिकायत समितियों में महिलाओं का जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व है उसको बढ़ाने की बात की गई है। वर्क फ्रॉम होम को वैधानिक मान्यता यहां पर दी गई है, जहां पर कर्मचारी और एम्प्लॉयर की जो सहमति है उसके आधार पर वर्क फ्रॉम होम का कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, जो कि काम में फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। इसके अलावा एक इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को गठित करने की बात की गई है। इस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का प्राथमिक काम होगा कि अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जनरेट होता है तो उसको उसी लेवल पर खत्म कर दिया जाए। तो ये जो आपका ट्रिब्यूनल है इसमें कौन कौन मेंबर्स होंगे, इसमें मुख्यतः आपको 2 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, एक आपका जुडिशियल मेंबर होगा और एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा एक जो बहुत जरूरी बात यहां पर आपको देखने को मिलेगी वो है हड़ताल को लेकर के, स्ट्राइक को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, जहां पर सरकार ने यह कहा है कि बेसिकली आपका अब अगर कोई संगठन स्ट्राइक करना चाहता है तो उसको 14 दिनों का अनिवार्य नोटिस देना पड़ेगा। यानी कि अब यहां पर आपको 14 दिन पहले बताना पड़ेगा कि कोई संगठन जो है वो आपका स्ट्राइक करना चाहता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपको मिलेगा वो ये है कि अगर कोई किसी यूनियन में कुछ लोग जो है कलेक्टिव सीएल लेते हैं, यानी कि कलेक्टिव कैजुअल लीव लेते हैं, तो इसको स्ट्राइक माना जाएगा। और अगर इसमें 14 दिन का नोटिस नहीं दिया जाता है तो इसके लिए बेसिकली आपकी कार्यवाही की जा सकती है, जो एम्प्लॉय हैं उनको निकाला जा सकता है। ये प्रोविजन आपको मिलेंगे औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में। फिर सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की अगर आप बात करें तो इसमें सबसे पहले ईएसआई का जो प्रोविजन है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का जो प्रोविजन है वो अब पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। ईपीएफओ जो है यानी कि आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट
प्रोविडेंट फंड जो है उसमें अब याचिका डिपॉजिट जो है वो पहले 40 से 70% हुआ करता था, जिसको घटा करके 25% कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मान लीजिए अगर ईपीएफओ को लेकर के कोई डिस्प्यूट था, तो अगर आपको डिस्प्यूट रेज करना होता था तो आपको अपने ईपीएफओ अमाउंट का 40 से 70% जो पैसा है वो जमा करना पड़ता था, लेकिन ये पैसा काफी ज्यादा होता था। पर अब इस पैसे को घटा करके 25% कर दिया गया है, तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। फिर आपके जो गिग वर्कर्स हैं, जो आपके प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, जैसे ओला, स्विगी, जोमैटो, उबर, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, उनको पहली बार सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल किया गया। उनको अब जो है सोशल सिक्योरिटी के दायरे में शामिल किया गया है। एग्रीगेटर्स जो हैं उनको गिग वर्कर्स की सुरक्षा के लिए अपने एक साल के टोटल टर्नओवर का 1 से 2% का योगदान जो है वो इनके सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा। वेजेस की आपको एक एकीकृत परिभाषा देखने को मिली है, यानी कि पहले क्या होता था कि ये तय नहीं होता था कि वेजेस की डेफिनेशन में क्या शामिल होगा, क्या शामिल नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ पर वेजेस की डेफिनेशन को आप कह सकते हैं कि एक कॉमन डेफिनेशन जो है वो सबके लिए तय कर दी गई है, जहां पर सरकार ने कहा है कि वेजेस की डेफिनेशन में आपका जो मूल वेतन है, यानी कि आपकी बेसिक सैलरी जो है, आपका डीए जो है, आपका महंगाई भत्ता जो है, और प्रतिधारण भत्ता जो है, वो भी यहां पर ये 3 चीजें आपका वेजेस में शामिल की जाएंगी। इसके अलावा आप ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो सरकार की तरफ से किया गया है वो ये है कि यात्रा दुर्घटना जो है, यात्रा दुर्घटना के लिए एम्प्लॉयमेंट इंजरी, यात्रा दुर्घटना भी जो है वो एम्प्लॉयमेंट इंजरी में शामिल किया जाएगा। अगर एम्प्लॉयमेंट इंजरी होती है तो आपको पता है कि फिर कॉम्पनसेशन मिलता है। उसमें अब तक क्या होता था कि ऑफिस से अगर आप घर से ऑफिस जा रहे हैं या ऑफिस से आप घर जा रहे हैं, उस दौरान अगर आपका कोई एक्सीडेंट होता था तो इसमें उसको शामिल नहीं किया जाता था अब तक, तो उसके लिए कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलता था। पर अब सरकार ने रूल तय कर दिया है कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं, चाहे आप घर से ऑफिस जा रहे हैं, चाहे ऑफिस से घर जा रहे हैं, तो आपको यहां पर अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसको एम्प्लॉयमेंट इंजरी में ऐड किया जाएगा। इसके अलावा फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की हमने बात की थी। फिक्स टर्म एम्प्लॉयज के मामले में ग्रेच्युटी का जो टाइम पीरियड है उसको 5 साल से बढ़ा करके 1 साल कर दिया गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। डिजिटल रजिस्टर बनाया जाएगा कर्मचारियों का, और एक इंटीग्रेटेड पोर्टल यहां पर सरकार जो है वो तैयार करेगी कर्मचारियों का डेटा एकत्र करने के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें, अगला आपका जो कोड है वो व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थिति संहिता 2020 है। इसमें आपका एकीकृत पंजीकरण की बात की गई है, जहां पर एक ही कंपनी को एक ही बार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसी रजिस्ट्रेशन से उसको रिटर्न भी दाखिल कर सकते हैं, लाइसेंस के लिए भी वो काम आएगा। पहले क्या होता था कि आपको 6 जगह पंजीकरण कराना पड़ता था, तो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहां पर और ज्यादा मजबूत हुआ है, यानी कि कंपनियां जो है वो और बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं। इसके अलावा हजार्डस इंडस्ट्री जो है उसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा विस्तारित किया गया है, जहां पर सरकार को अभी अधिकार दिया गया है कि अब वो किसी भी ऐसी इंडस्ट्री जहां पर कोई खतरा मौजूद हो, चाहे उस इंडस्ट्री में एक व्यक्ति भी काम करता हो, उसको हजार्डस इंडस्ट्री डिक्लेयर कर सकती है सरकार। इसके अलावा आपका जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको लेकर के सरकार कुछ बेनिफिट लेकर के आई है। उनको यहाँ पर एनुअल ट्रैवल अलाउंस सरकार ने कहा है कि कंपनियों को देना पड़ेगा। जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यानी कि राशन कार्ड से जो फूड ग्रेन्स मिलते हैं, वो पीडीएस पोर्टेबिलिटी की बात यहाँ पर सरकार की तरफ से की गई है, यानी कि आप अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। फिर सरकार उनके लिए एक हेल्पलाइन भी स्थापित करेगी, जो इंटर स्टेट माइग्रेंट्स, यानी कि जो लोग बिहार से मान लीजिए पंजाब जाते हैं, उत्तर प्रदेश से दिल्ली काम करने आते हैं, या कहीं भी आप काम करने जाते हैं, तो आपको ये सुविधाएं जो है आप सरकार की तरफ से दी गई हैं। नियुक्ति पत्र जो है, अपॉइंटमेंट लेटर जो है, उसको अनिवार्य कर दिया गया है। महिलाएं भी जो है वो आपको रात में काम कर सकती हैं, लेकिन ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करे। एक राष्ट्रीय डेटाबेस जो है वो आपका कर्मचारियों को बनाया जाएगा, जैसे ई श्रम पोर्टल है, ऐसा ही एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जाएगा। दुर्घटना मुआवजे की बात यहाँ पर की गई है। जुर्माने का 20% अमाउंट जो है वो पीड़ित को यहाँ पर दिया जाएगा जुर्माने के तौर पर। पहले ये अमाउंट आपका 20% हुआ करता था, अब 50% इसको बढ़ा करके कर दिया गया है। तो ये हमने देखा कि आपके चारों जो कोड्स हैं, उन चारों कोड्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर आपका श्रम संहिताओं का प्रभाव क्या होने वाला है, कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले कर्मचारियों पर प्रभाव की अगर आप बात करें तो इसमें आपका सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी की बात की गई है, जिसको स्टैट्यूटरी बैकिंग भी यहाँ पर दी गई है, तो एक ये बहुत अच्छा प्रोविजन है। इसमें सामाजिक सुरक्षा का विस्तार किया गया है, स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व लाभ को मजबूत किया गया है। गिग वर्कर्स जो है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो है, उनको सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल किया गया है। इसमें आपको लैंगिक समानता की बात की गई है, रात में कार्य करने की अनुमति दी गई है महिलाओं को, जिससे उनका जो बेसिकली आपकी पोटेंशियल है उसको बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो
तो आपका कर्मचारियों के लिए भी इसमें कोई बहुत सारे प्रोविजन है। कंपनियों के लिए अगर आप बात करें, उद्योग के लिए अगर आप बात करें, तो पंजीकरण, लाइसेंस, रिटर्न, इसको अब एक ही जगह पर इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब इंटीग्रेटेड पोर्टल यहां पर बनाएगी सरकार, तो आपको अलग अलग जगह पर जाकर के फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे भारत में कानूनी बोझ जो है वो कम होगा, डिजिटलीकरण भारत में बढ़ेगा, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत में यहां पर बढ़ने वाला है। इकोनॉमी के लिए अगर आप बात करें, इकोनॉमी में बेसिकली फायदा ये होगा कि रोजगार सृजन में आपका सहूलियत होगी, लोगों को ज्यादा रोजगार मिल पाएगा, व्यवसाय करने में आसानी होगी, वही हमने बात की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, जो श्रमिक हैं उनकी उत्पादकता यहां पर बढ़ेगी, और इकोनॉमी का आपका फॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इकोनॉमी जो है वो असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र की तरफ आपको बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ये कुछ फायदे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि फायदों के अलावा कुछ चैलेंज नहीं है, कुछ चैलेंज भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें हायर एंड फायर को जो है ऐसी आलोचना की जा रही है कि सरकार ने इस पूरे कानून में हायर एंड फायर को बहुत ज्यादा आसान बना दिया है। हमने बात की थी कि जो आपका मिनिमम जो नंबर है उसको 100 से बढ़ा करके 300 कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ, पहले ये रूल हुआ करता था कि अगर किसी कंपनी में 99 से कम कर्मचारी होते थे, या पहले किसी कंपनी में अगर 99 से कम कर्मचारी होते थे, तो उनको निकालने के लिए, उनको काम से हटाने के लिए सरकार कंपनी को सरकार की अनुमति नहीं लेनी पड़ती थी। लेकिन अगर किसी कंपनी में 99 से ज्यादा एम्प्लॉय हुआ करते थे, तो उनको मास ले ऑफ करने के लिए या क्लोजर करने के लिए, कंपनी को बंद करने के लिए जो कंपनी थी उसको सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। ये लेकिन अब इस संख्या को बढ़ा करके 299 कर दिया गया है, या आप कह सकते हैं 300 के ऊपर अनुमति लेनी पड़ेगी। पहले 100 के ऊपर अनुमति लेनी पड़ती थी, 99 तक अनुमति लेने की जरूरत नहीं थी, अब 300 पर अनुमति लेनी पड़ेगी, 299 तक अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि अब अगर किसी कंपनी में 299 लोग काम करते हैं, तो उस कंपनी के जो मालिक हैं वो बिना सरकार को नोटिस दिए, बिना सरकार की अनुमति के उन कर्मचारियों को अपने रोजगार से निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत विवादित प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा। फिर साप्ताहिक जो आपके काम के घंटे हैं उनको 48 घंटे तक सीमित रखा गया है, लेकिन बहुत सारे आलोचकों का यह कहना है कि इससे कम दिनों में 12 घंटे की शिफ्ट की संभावना बन जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी मैक्सिमम एक कंपनी जो है वो अपने कर्मचारियों से 48 घंटे एक हफ्ते में काम करा सकती है। 48 घंटे का मतलब ये हुआ कि अगर कोई कर्मचारी 6 दिन काम करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपका एक दिन में 8 घंटे काम कर सकता है। 7 दिन अगर करता है तो 9 पॉइंट कुछ 3 आप मान सकते हैं, कुछ निकल करके आएगा। लेकिन अगर उस कर्मचारी को ये आपका मान लीजिए 9 घंटे, 7 घंटे माफ कीजिएगा, ये सॉरी 7, अगर आप 5 दिन काम कराते हैं तो 9 घंटे के आसपास निकल करके आता है। लेकिन 4 दिन मान लीजिए आप काम कराते हैं, तो ये 12 के आसपास निकल करके आता है। 12 घंटे, 4 दिन अगर कोई कंपनी रूल लेकर के आती है कि आपको 4 ही दिन काम करना है, लेकिन 12 घंटे काम करना है, तो सोच करके देखिए कोई व्यक्ति 12 घंटे कैसे काम कर सकता है। ये बहुत विवादित प्रोविजन है। फिर बहुत सारे अपराधों का डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया है, जो कि कर्मचारियों के शोषण का रास्ता जो है वो साफ करेगा। यानी कि अब पहले जो चीजें अपराध हुआ करती थी उनको अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया, जिससे कंपनियों को एक लाइसेंस मिलेगा कि वो अपने कर्मचारियों का और ज्यादा शोषण कर सकती हैं। इसके अलावा आपका स्ट्राइक के लिए जो 14 दिन का जो अनिवार्य नोटिस दिया जाना है, या कलेक्टिव कैजुअल लीव का जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन भी काफी विवादित है। आप सोच करके देखिए कि स्ट्राइक का उद्देश्य क्या होता है। स्ट्राइक का उद्देश्य होता है कि कंपनी मैनेजमेंट को एक चैलेंज देना कि अगर आप हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी पर बाधा उत्पन्न होगी, या कंपनी की प्रोडक्टिविटी पर खतरा उत्पन्न होगा। पर यहां क्या हो रहा है, यहां आपका 14 दिनों की नोटिस को अनिवार्य बना दिया गया, और 14 दिन एक बहुत लंबा पीरियड है जहां पर एक कंपनी अपने ऊपर होने वाले नुकसान को कम कर सकती है। 14 दिनों में उन एम्प्लॉयज को बाहर निकाला जा सकता है, उन एम्प्लॉयज को परेशान किया जा सकता है। तो आप सोच करके देखिए कि अगर आप 14 दिन का टाइम देंगे तो कोई कर्मचारी कैसे यहां पर जो है आपका स्ट्राइक में शामिल हो पाएगा। तो ये एक बहुत विवादित प्रोविजन है, और इसीलिए बहुत सारे जो आपके जो वर्कर एक्टिविस्ट हैं उनका ये कहना है कि ये जो आपका पूरा संहिता सरकार लेकर के आई है, ये संहिता एंटी वर्कर है, प्रो एम्प्लॉयर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहां पर आपको देखने को मिले हैं। तो ये तमाम जो आपके बिंदु थे इंपॉर्टेंट, उन पर हमने बात कर ली है। अब अंत में जो करंट अफेयर का सवाल आपके लिए था, ये सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पर इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।